सो हेलो क्लास 12 जिनका भी योगा का एग्जाम है सीबीएसई क्लास 12 योगा जिसका कोड है 841। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा सिलेबस का वन शॉट रिवीजन करेंगे। साथ में मैं यहाँ पे आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड करूँगा जिसको आप लोग डायरेक्टली स्टडी कर सकते हो। एंड या दिस वीडियो इज योर अल्टीमेट सेवियर टू स्कोर 50/50 इन योगा का एग्जाम इवन इन द लास्ट डे। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले क्लास को सिलेबस पता होना चाहिए। तो हमारा योगा का सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइडेड वो दो पार्ट्स में स्प्लिट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये ओल्ड है बट इस बार भी यही सेम एग्जैक्ट सिलेबस ही है। तो सबसे पहले पार्ट ए क्या है? पार्ट ए में है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसमें हमारे पास कुछ चैप्टर्स आएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स। तो ये जो है हमारे पूरे 5 चैप्टर्स पार्ट ए के, ये हमारे योगा के एग्जाम में आते हैं बस 10 मार्क्स। यानी कि जितने भी ये पार्ट है पूरा हमारे पास कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का पार्ट ए। देन हमारा जो पार्ट बी है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, यानी कि जो हमारा रियल मेन योगा का सिलेबस है, जिसमें आएगा यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। ये जो हमारा पूरा कितना आता है मार्क्स? 40 मार्क्स का। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है हमारे पास? पार्ट बी यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस भी पार्ट बी पे ही करेंगे। टाइम कितना है आपके योगा का एग्जाम? 2 घंटे आपको मिलेंगे पेपर करने के लिए। टोटल मार्क्स 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 50 मार्क्स जो प्रैक्टिकल है वो ऑलरेडी हो चुके हैं सबके। तो कल जो हमारा एग्जाम है वो कितना? 50 मार्क्स थ्योरी वाला एग्जाम है हमारे पास। हम लोग क्या कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग पार्ट बी से स्टार्ट करेंगे जो कि है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जो कि पूरा 40 मार्क्स का है। क्योंकि ये कर लिया तो बाकी सब आसान हो जाएगा, सिर्फ 10 मार्क्स बचेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, सारी समझने की चीज़ें, सारी टर्म्स यही है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूँ सारी चीज़ें, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। फिर जब हम लोग पार्ट बी कर लेंगे, यानी कि हम लोग 40 मार्क्स जब पक्के कर लेंगे, तो बचेंगे सिर्फ 10 मार्क्स। तो वो हमारा होगा पार्ट ए यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। उसके बाद हम लोग वो करेंगे तो हमारे पास टोटल पूरे 50 में से 50 मार्क्स के लिए योगा पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? आपको इस वीडियो के बाद इस वीडियो के जो नोट्स हैं उसको ढंग से रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चिंता मत करना, मैं साथ-साथ में बताते जाऊँगा, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं साथ-साथ में पूरे वीडियो में कवर करूँगा कहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है, कहाँ पे शॉर्ट आंसर बन सकता है, कहाँ पे लॉन्ग बन सकता है। तो वो सारे इस वीडियो में कवर है, तो ध्यान से सुनना फोकस के साथ। तो मन में सवाल आ रहा होगा क्या कंटेंट इनफ है? सो येस, लास्ट डे पे आपको जो-जो भी पढ़ना चाहिए इंपॉर्टेंट, बेसिकली पूरा सिलेबस ही मैंने शॉर्ट क्रिस्प तरीके में एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कवर किया है। अब तुमको बस जो चीज़ करनी है वो है मेरी मेहनत को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी बेस्ट विशेस सबके साथ है, सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा योगा का। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो जितने भी अपडेट्स हैं और ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा जिसका नाम है हर्षित नोट ज़ोन। और मैं इस चैनल पे इंग्लिश भी कवर कर रहा हूँ, तो आप लोग जॉइन करके रख लेना, लिंक दे दूँगा मैं पिन कमेंट्स में। ऑलरेडी 3500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो अब हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो करने वाले हैं वो है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस, जिसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आएगा वो है शतकर्मा। अब शतकर्मा का मतलब क्या है? तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हम लोग घर साफ करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी का भी साफ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो योगा में हम लोग बॉडी क्लीनिंग को ही क्या बोलते हैं? शतकर्मा। यानी कि हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करने को हम लोग बोलते हैं शतकर्मा। इसमें 6 क्लेंजिंग टेक्निक्स आती है, मतलब शतकर्मा में 6 क्लेंजिंग टेक्निक्स आती हैं जिससे हम लोग अपनी बॉडी को अंदर से साफ करते हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारे पास नेति। नेति क्यों यूज़ करते हैं? नेज़ल पैसेजेस, हमारे जो नाक का द्वार होता है उसको साफ करने के लिए हम लोग नेति यूज़ करते हैं। ये हेल्पफुल किस में होती है? सर्दी जुकाम या किसी भी एलर्जी में इससे बहुत ही मदद मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास शतकर्मा में धौती। धौती क्या करते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हमारी क्लीन करती है। देन है नौली, जो कि हमारे एब्डोमिनल मसाज, यानी कि हमारे जो पेट के मसल्स होते हैं उनमें उनको ठीक करती है। देन हमारे पास बस्ती, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसको क्लीन करती है। देन हमारे पास आता है कपाल भाती। सो कपाल भाती में हम लोग क्या करते हैं? फोर्सफुली जो एक्सेल करते हैं। एक्सेल का मतलब है सांस को हम लोग बाहर छोड़ते हैं। तो ये क्या स्कल रीजन, आपको नाम से पता चला होगा कपाल भाती, यानी कि कपाल मतलब हमारे स्कल रीजन और चेस्ट को हमारी क्लीन करती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? फास्ट एक्सेल करते हैं। देन है हमारे पास त्रटका। तो त्रटका में हमें क्या करना होता है? एक ही पॉइंट पे बिना पलक को झपकाए देखना होता है। इसमें फोकस के साथ देखना होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना पलक झपकाए देखना होता है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? इससे क्या फायदा मिलता है? तो इससे हमारे जो आइज के लिए इसमें फायदा मिलता है और इससे हमारा कंसंट्रेशन, हमारी एक जगह पे ध्यान लगाने की शक्ति इंप्रूव होती है। अब शतकर्मा क्यों जरूरी है? इसमें इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इंपॉर्टेंस ये है कि शतकर्मा, जैसे इसका नाम है क्लेंजिंग टेक्निक्स, तो ये हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है। क्या क्लीन करता है? हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को हटाता है, डाइजेशन हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को हायर योगिक प्रैक्टिसेस के लिए तैयार करता है। अब हायर योगिक प्रैक्टिस मतलब ये जो है शतकर्मा, जो हमारी योगा का पहला स्टेप है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने से पहले हम लोग अपनी बॉडी को यहाँ पे साफ करें। तो जब सबसे पहले हमारी बॉडी साफ होगी तभी तो हम लोग आगे आसन आसन कर पाएंगे या जो बड़े बड़े योगा है वो कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा शतकर्मा कि हम लोग बॉडी को अंदर से क्लीन करेंगे, जिसमें हमने देखी 6 क्लेंजिंग टेक्निक्स, नेति, धौती, नौली, बस्ती, कपाल भाती, त्रटका और उनका इंपॉर्टेंस देखा। तो डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन में आ सकता है कि एक्सप्लेन शतकर्मा 6 क्लेंजिंग टेक्निक्स, कि आपको कोई भी इनमें से भी दे सकता है। तो ये डायरेक्ट आप लोग याद कर लेना, पूरा आपका हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। शतकर्मा के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राणायाम एंड ध्यान, यानी कि ब्रीथ एंड मेडिटेशन। अब प्राणायाम से क्या मतलब है? प्राणा का मतलब होता है लाइफ एनर्जी और यामा का मतलब होता है उसको कंट्रोल करना। तो यहाँ पे हम लोग लाइफ एनर्जी को कंट्रोल करते हैं और प्राणायाम को बेसिक जो एनर्जी कंट्रोल होती है वो है सांस रिलेटेड, यानी कि हमारे सांस रिलेटेड जो भी एनर्जी होती है उसको हम लोग प्राणायाम बोलते हैं। ठीक है, अब सांस रिलेटेड है तो प्राणायाम के कुछ स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले पूरक, कुंभक, फिर रेचक। अब मतलब समझते हैं आसान भाषा में। पूरक का मतलब इनहेल, इनहेल मतलब सांस को अंदर लेना, हमने सांस अंदर ली। कुंभक का मतलब रिटेन, थोड़ी देर उसको रोक के रखना। फिर रेचक का मतलब एक्सेल, सांस को बाहर निकालना। तो प्राणायाम मतलब हमने देखा सांस लेने की जो एनर्जी कंट्रोल बोलते हैं उसको प्राणायाम बोलते हैं। और इसमें 3 स्टेजेस आते हैं। पूरक यानी कि सांस अंदर लेना, कुंभक यानी कि सांस को थोड़ी देर होल्ड करके रखना, रेचक यानी कि सांस को बाहर छोड़ देना। अब बेस्ट सीजन क्या है प्राणायाम को परफॉर्म करने का? तो वो है स्प्रिंग।
मार्च और अप्रैल और ऑटम यानी कि सितंबर से अक्टूबर का महीना बेस्ट रहता है प्राणायाम को करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ध्यान। ध्यान आपको नाम से पता चल रहा है, ध्यान यानी कि मेडिटेशन का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है जब माइंड शांत हो और कोई भी फालतू थॉट्स ना आए, बस वही है ध्यान। यानी कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पे थॉटलेस अवेयरनेस, आपके माइंड में कोई भी फालतू थॉट्स नहीं आ रहे, आप एकदम कंसंट्रेटेड हो, आपका माइंड जो एकदम शांत है, उसी को हम लोग बोलेंगे ध्यान। अब मेडिटेशन का क्या मतलब है? मेडिटेशन के टाइप्स होते हैं कुछ कुछ। सबसे पहला इसमें होता है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि आप अपनी सराउंडिंग से अवेयर हो बट आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, यानी कि आपको सब पता है कि क्या चल रहा है कहाँ पे, बट आप उस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मेडिटेशन, यहाँ पे आप प्रेयर कर रहे हो, भगवान में आस्था विश्वास रख रहे हो, तो उसको बोलेंगे स्पिरिचुअल। देन आएगा हमारे पास फोकस। फोकस यानी कि वही जो हमने देखा था कि कंसंट्रेशन ऑन वन ऑब्जेक्ट या साउंड, मतलब आप किसी भी एक चीज़ पे ध्यान लगा रहे हो, तो उस वाली मेडिटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस्ड मेडिटेशन। देन आएगा हमारे पास मूवमेंट। तो कुछ लोग मेडिटेट कैसे करते हैं, रिलैक्स कैसे करते हैं माइंड को? बॉडी मूवमेंट, वॉक कर लेंगे तो उनसे उनको जो है रिलैक्स फील होता है, तो वो वाली मेडिटेशन हो गया हमारा मूवमेंट मेडिटेशन। देन जो हमारे पास लास्ट मेडिटेशन का टाइप है वो है मंत्र। कुछ लोग मेडिटेशन कैसे करते हैं? चैंटिंग यानी कि जप करते हैं, जप, ओम का जाप या कोई भी मंत्र का जाप अपने माइंड को, अपने दिमाग को शांत करने के लिए। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ मेडिटेशन हो गए, माइंडफुलनेस, स्पिरिचुअल, फोकस, मूवमेंट और मंत्र। तो ये आपको डायरेक्टली याद रख लेना। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, तो आप डायरेक्टली ऐसे ही लिख के पेपर में आ जाना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आसन। अब आसन का मतलब फिजिकल पोस्चर, जो हम लोग असल में जो योगा परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आसन। यहाँ पे डेफिनेशन क्या होती है आसन की? तो आसन की जो डेफिनेशन है वो है स्थिरम सुखम आसनम, जो कि पतंजलि ने दी थी। अब स्थिरम सुखम आसनम का नाम से ही आप लोग इसकी डेफिनेशन समझो। स्थिरम मतलब कि स्थिर है, मतलब कि एक जगह पे स्टीडी है, स्थिर है। सुखम आसनम यानी कि सुख, सुख मतलब कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, यानी कि कंफर्टेबल पोस्चर है। तो आसन का मतलब एक ऐसा पोस्चर जो आप आराम से कर, आपको कोई भी दिक्कत ना हो रही है उसमें। अब क्लासिफिकेशन, इसके टाइप्स क्या है? सबसे पहले सुपाइन। सुपाइन ऐसी पोजीशन है जो आप कमर के बल करते हैं, जिसमें आएगा सर्वांगासना, चक्रासन। इससे क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी बैक पेन वगैरह कम होगा। देन हमारे पास प्रोन। प्रोन मतलब पेट के बल जो हम लोग करते हैं, जैसे कि भुजंगासन, धनुरासन। तो इससे क्या होता है? इंप्रूव अलर्टनेस, यानी कि हमारी जागरूकता को ये बढ़ाता है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास सिटिंग, जो हम लोग बैठ के करते हैं, जिसमें आएगा पद्मासना और पश्चिमोत्तासना, जो कि हमें मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करता है। हम जब ध्यान करते हैं तो बैठ के करते हैं, तो वैसे जो सिटिंग वाले होंगे पद्मासना वगैरह, तो हमें मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करेगा। देन हमारे पास है स्टैंडिंग, जो हम लोग खड़े होकर जो आसन करते हैं, उसमें आएगा ताड़ासना, त्रिकोणासना। तो इससे क्या होगा? इंप्रूव्स बैलेंस। जब आप कोई चीज़ जो आसन है आप खड़े होकर जो परफॉर्म करो, तो उससे क्या होगा? आपका बैलेंस इंप्रूव होगा, स्टैमिना आपका इंप्रूव होगा कि आप कितनी देर जो है खड़े रह सकते हो। अब रूल्स क्या है आसन को परफॉर्म करने के? तो रूल सबसे पहले तो ये अर्ली मॉर्निंग सबसे बेस्ट रहता है। आपने सुना भी होगा कि सुबह सुबह आसन योगा करना चाहिए, तो ये अर्ली मॉर्निंग ही बेस्ट रहते हैं। देन वेल वेंटिलेटेड स्पेस, आपको बंद जगह पे नहीं करना है, तो उसका थोड़ा सा कम बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आपको एक वेल वेंटिलेटेड, धूप आ रही है, हवा जहाँ पे स्रोत हो, ऐसी जगह पे आपको आसन करना है। स्लोली, आपको धीरे धीरे करना है, ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में जो बहुत ज़्यादा कर ले तो उससे बॉडी जो है नहीं झेल पाएगी, अगर आप बिगिनर हो तो। नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है? आपको किस सीक्वेंस में करना है? सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले जो योगा में आता है शतकर्मा। सबसे पहले आप बॉडी को क्लिनजिंग करोगे, जो हमने टेक्निक्स देखी थी। देन हम लोग आसन करेंगे, देन हम लोग प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम मतलब ब्रीथिंग का कंट्रोल, जो हमने सीखा था वो है प्राणायाम। तो ये सीक्वेंस आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो याद रखना कि सबसे पहले हम लोग करेंगे शतकर्मा, यानी कि बॉडी को क्लीन। देन हम लोग आसन, जो फिजिकल पोस्चर हम लोग परफॉर्म करेंगे वो। देन हमारे पास आएगा प्राणायाम, यानी कि हम लोग जो सांस का कंट्रोल करेंगे वो आएगा हमारे पास प्राणायाम में। रिस्ट्रिक्शंस क्या है? रिस्ट्रिक्शन या फिर करियर रिलेटेड जो योगा में पूछे तो क्या मतलब कौन कौन योगा नहीं कर सकता है, फिर कब हमें योगा को अवॉइड करना चाहिए? तो सबसे पहले वुमन लिमिटेशन। सबसे पहली बात तो हमें अवॉइड एब्डोमिनल प्रेशर आसनास ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो औरतों को मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो कोई भी योगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि योगा से क्या होता है? पेट के मसल्स पर प्रेशर पड़ता है, तो ये हमें मेंस्ट्रुएशन के दौरान नहीं करना चाहिए। और फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में भी औरतों को योगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पेट के मसल्स पर जो है दबाव पड़ता है। नेक्स्ट, और किसको अवॉइड करना चाहिए? जिनकी सर्जरी है। आपको सारे आसन, चाहे किसी भी तरह का आसन हो, पहले 6 मंथ तक आपको अवॉइड करना है। अगर आपकी कोई भी बड़ी सर्जरी हुई है, आपको जब आपको लग रहा है कि हाँ आप ठीक हो चुके हो, तो आपको तभी रिज्यूम करना है, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस से। अपनी मर्जी से आपको स्टार्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले लिमिटेशन हमने देखी वुमेन्स की, कि उनको अवॉइड करना है कब? मेंस्ट्रुएशन में और पहले 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। बाद में कर सकते हैं आराम आराम से, उसमें भी आराम आराम से एक्सपर्ट गाइडेंस में। फिर अगर आपकी कोई मेजर सर्जरी हुई है, तो उसमें भी आपको आसन को अवॉइड करना है, योगा को अवॉइड करना है। सिर्फ कब स्टार्ट करना है? एक्सपर्ट की गाइडेंस में। अब करियर्स क्या आते हैं कि योगा में क्या क्या करियर? तो सबसे पहले योगा में योगा थेरेपिस्ट बन सकते हैं, वेलनेस कोच बन सकते हैं, योगा रिसर्चर बन सकते हैं, फिटनेस एक्सपर्ट। आपने देखा होगा कई जगह पे फिटनेस एक्सपर्ट जो लोगों को जो फिटनेस के बारे में गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कैसे क्या करें, वो फिटनेस एक्सपर्ट या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेनर आप लोग बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा पूरा हमारा यूनिट 1 हमारा इसी के साथ खत्म होता है। अब हम लोग जो है यूनिट 2 स्टार्ट कर, अब हम लोग जो है यूनिट 2 हमारा स्टार्ट कर चुके हैं, वही इंट्रोडक्शन टू योगा का पार्ट 2। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास वो है आहार, यानी कि आहार मतलब जो हम लोग खाते हैं, तो इसमें योगिक डाइट। सबसे पहले टाइप का जो भोजन यानी कि आहार है वो है हमारे पास सात्विक। तो सात्विक जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा रेकमेंडेड, मतलब कि यही आप हमको खाना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए, यही हम लोग खाएं। तो ये क्या होता है? प्योर होता है, नेचुरल होता है, लाइट होता है, मतलब कि ज़्यादा भारी फूड नहीं होता है ये। और यह क्या प्रमोट करता है? काम, माइंड और हेल्थ, यानी कि हेल्थ अच्छी करता है। और ये एक नेचुरल खाना होता है,
जो हमारी बॉडी और माइंड को सही करता है। तो आपने सुना भी होगा कि हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, जो हिंदुओं ने पता होगा कि सात्विक भोजन क्या होता है। देन है हमारे पास राजसिक। राजसिक मतलब स्टिमुलेटिंग, स्पाइसी होता है थोड़ा-सा और ये हमको रेस्टलेसनेस कॉज़ कर सकता है। रेस्टलेसनेस मतलब आपको पता होगा जब आप लोग कुछ ज़्यादा स्पाइसी खा लेते हो तो आपको थका-थका फ़ील होता है, तो उसी वाले को बोलेंगे हम लोग राजसिक। देन हमारे पास आएगा तामसिक भोजन। आपने सुना होगा कि नवरात्रि के टाइम पे हम लोग तामसिक भोजन को अवॉइड करते हैं। ये हेवी भोजन होता है, ये भी स्टेल थोड़ा-सा खराब होता है। इसमें फैटीग और इम्बैलेंस, ये हमारी बॉडी में कुछ इम्बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। फैटीग यानी कि इसमें भी जो हमें थका हुआ लग सकता है, फिर है ना ओबेसिटी कॉज़ कर सकता है। देन आहार के जो 2 टाइप्स हैं हमारे पास, आगे चल के जो 2 टाइप्स है उसमें पथ्य और अपथ्य। तो सिंपल भाषा में समझो, पथ्य का मतलब होता है हेल्दी फूड जिसमें न्यूट्रिशन होते हैं, यानी कि पथ्य मतलब हेल्दी फूड जो हमें खाना चाहिए जिसमें हमारे सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। अपथ्य का मतलब है अनहेल्दी फूड। तो नाम से याद कर लो, पथ्य हेल्दी जिसमें न्यूट्रिशन है, और अपत्य मतलब यानी कि जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, अनहेल्दी फूड, अनहोलसम फूड, ठीक है। अब खाना क्या चाहिए हमको, एक तो सात्विक भोजन हमने देखा कि सात्विक रेकमेंड होता है, दूसरा मिठाहारा भोजन, तो इसमें क्या है मॉडरेट ईटिंग है, ना हम लोग ज़्यादा खाएंगे ना हम लोग कम खाएंगे, यानी कि एक जो सही क्वांटिटी होती है खाने की उसे हम बोलेंगे मिठाहारा। ना तो नाइदर टू मच ना ही टू लिटिल, यानी कि ना ज़्यादा ना कम, एक जो बैलेंस्ड क्वांटिटी होती है उसी में हम लोग को भोजन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है अष्टांग योगा, जो कि कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट, पतंजलि से आया। इसमें हम लोग 8 लिम्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि 8 स्टेप्स योगा के कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे खत्म, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके पहले तो 2 कैटेगरीज है, 2 विभाजन में इसको किया गया है। सबसे पहले बाहिरंगा यानी कि एक्सटर्नल, नाम से पता चल रहा है बाहिरंगा यानी कि एक्सटर्नल, बाहर की बात हो रही है यहाँ पे। देन हमारे पास अंतरंगा यानी कि इंटरनल, अंदरूनी की बात हो रही है। बाहरंगा में कौन-कौन सा आएगा और अंतरंगा में कौन-कौन सा आएगा, तो ये आपको याद रखना है। तो बाहरंगा यानी कि एक्सटर्नल वाले में सबसे पहले हमारे पास आता है यामा, फिर नियम, देन आसन, देन प्राणायाम, देन प्रत्याहार। तो यामा क्या होता है, यामा का मतलब होता है मोरल रूल्स, कि अंदर से आप जो मोरल रूल्स है योगा को करने के लिए वो। देन नियम मतलब कि पर्सनल डिसिप्लिन, नियम से ही नाम से ही पता चला कि नियम, तो हम लोग पर्सनल डिसिप्लिन जो लाते हैं योगा करने के लिए वो आएगा नियम। फिर तीसरा आसन, जब हम लोग एक्चुअली में योगा स्टार्ट करते हैं यानी कि पोस्चर्स वगैरह जो हमने सीखे थे पीछे भी, कौन-कौन से आसन वगैरह थे, तो वो आसन वाली कैटेगरी में आ गए। देन हमारे पास प्राणायाम, हमने देखा था कि ब्रीथिंग के कंट्रोल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणायाम। देन हमारे पास आएगा प्रत्याहार, यानी कि हमारे जो सेंसेस होते हैं, जो 5 सेंसेस होते हैं उनको कंट्रोल करने को बोलेंगे हम लोग प्रत्याहार। तो ये था हमारा कौन सा बाहिरंगा वाला। अब अंतरंगा वाला यानी कि अंदरूनी, तो उसमें सबसे पहले आएगा धारण, यानी कि कंसंट्रेशन, आपका जो फोकस कैसा है। देन ध्यान, मेडिटेशन वाला जो हमने देखा था। फिर लास्ट स्टेप जो है हमारे पास अंतरंग का फ्लो, पतंजलि 8 लिम्स कॉन्सेप्ट का, वो है समाधि, यानी कि जब आप सब कुछ सीख लेते हो और जो जब सब कुछ सीख लेते हो तो आप उसको कैसे इम्प्लाई कर रहे हो अपने ऊपर, तो उसको बोलेंगे हम लोग समाधि का स्टेज, यानी कि कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। अब आप सब सीख चुके हैं, अब आप बस जो है सब अपनी बॉडी के अंदर जो है समा रहे हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग समाधि। अब देखिए योगा का सफर कहाँ से शुरू होता है, तो यानी कि यामा से शुरू होता है योगा का सफर और खत्म कहाँ पे होता है, समाधि में। यानी कि सबसे पहले हमने मोरल रूल सीखे क्या कैसे करना है, देन खत्म, जब हमने सब कुछ सीख लिया हम लोग उसको अपनी बॉडी के अंदर समा रहे हैं, सारी नॉलेज जो भी हमने सीखा, तो वो हमारे पास आएगा समाधि में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मेंटल हेल्थ एंड क्रिया योगा। तो यहाँ पे हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में जो है सीखेंगे। तो मेंटल हेल्थ जो पतंजलि ने जो डेफिनेशन दी है उसकी, तो वो क्या दी है, योगा चित्ता वृत्ति निरोधा। तो ये जो पतंजलि ने डेफिनेशन दिया, अब इसका मतलब समझते हैं। योगा चित्ता वृत्ति निरोधा का मतलब है कि माइंड के जितने भी फालतू थॉट्स हैं, जितने भी माइंड की फ्लक्चुएशंस है, माइंड इधर उधर जा रहा है, उनको कंट्रोल करने को हम लोग एक मेंटल हेल्थ अच्छी बोलते हैं। तो ये इसका मतलब अगर पूछ लिया जाए, योगा चित्ता वृत्ति निरोधा जो कि मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन पतंजलि के कॉन्सेप्ट से आई है, तो इसका मतलब क्या है, कंट्रोलिंग माइंड फ्लक्चुएशन, माइंड का इधर उधर भटकना, माइंड के फालतू थॉट्स को कंट्रोल करने के मेंटल हेल्थ सही अच्छी मेंटल हेल्थ है। अब इसमें 3 टेक्निक्स हैं हमारे पास, 3 अप्रोच है। सबसे पहले प्रमोटिव, प्रमोटिव मतलब यहाँ पे हम लोग अच्छी आदतों को अपने जीवन में लाएँगे। देन हमारे पास है प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मतलब बचाव, तो बचाव किससे, बुरी आदतों से, पीस डिस्टर्बिंग हैबिट से हम लोग बचेंगे। फिर हमारे पास तीसरा स्टेप क्यूरेटिव है, क्यूरेटिव मतलब किसी चीज़ को सही करना है, कम करना है। तो क्योर हम लोग किस चीज़ को करेंगे, जो हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, रिड्यूस करेंगे स्ट्रेस को, किससे, योगा से। अब यहाँ पे 2 टर्म्स है, आप लोग डायरेक्टली याद रखो। सबसे पहली चिट्टा विक्षेपा, चिट्टा विक्षेपा का मतलब होता है मेंटल डिस्ट्रैक्शन, यानी कि एक जो पर्सन है वो जो है मेंटली डिस्ट्रैक्ट है। अब इसके सिम्पटम कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान जो है मानसिक तौर से बीमार है या फिर डिस्ट्रैक्टेड है, भटका हुआ है। सिम्पटम्स क्या है इसके, पेन, आपको थोड़ा सा पेन होगा, डिप्रेशन होगा, आपकी सांस जो है इरेगुलर चलेगी। आपने देखो जो डिप्रेशन में होते हैं उनकी सांस जल्दी फूलने लगती है या फिर वो अजीब से रहते हैं डिप्रेशन टाइप में, तो ये हमारे पास क्या आएगा, मेंटल डिस्ट्रैक्शन यानी कि चिट्टा विक्षेपा। देन जो नेक्स्ट टाइम हमारे पास चिट्टा प्रसादना, ये जो है अच्छी टाइम यानी कि पीसफुल स्टेट है, यहाँ पे आपका माइंड जो है काम रहता है, खुश रहता है। ये कैसे हम लोग ला सकते हैं, एक अच्छा एटीट्यूड रख के, फ्रेंडली रह के और खुश रह के। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिया योगा, यानी कि प्रैक्टिकल एक्शन। हम लोग जो प्रैक्टिकल एक्शन करते हैं तो वो हमारे पास क्रिया योगा में आता है। सबसे पहले हमारे पास तपास, इसमें हम लोग अपनी एनर्जी को बचाते हैं, डिसिप्लिन लाते हैं अपने जीवन में। देन हमारे पास स्वाध्याय, यहाँ पे हम लोग सेल्फ स्टडी यानी कि खुद के ऊपर काम करते हैं। देन हमारे पास ईश्वरा प्रणिधान है, यहाँ पे हम लोग ईगो को सरेंडर करते हैं। जितना भी हमारे पास छल कपट, ईगो को सरेंडर करने को हम लोग क्या बोलते हैं, ईश्वरा प्रणिधान। तो यही हमारे पास मेंटल हेल्थ एंड क्रिया योगा। तो क्रिया योगा वाला हमने देख लिया, तपास, स्वाधाना और ईश्वरा प्रणिधान। ये हमारा क्वेश्चन में आ सकता है, 2-3 मार्कर्स में आ सकते हैं कि प्रैक्टिकल एक्शन बताओ। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, तपास के हम लोग यहाँ पे अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हैं, अपने जीवन में डिसिप्लिन लाते हैं। देन स्वाध्याय यानी कि हम लोग अपने ऊपर काम करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, मतलब अपने जीवन पे काम करते हैं, हमारे क्या सही चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देन जो थर्ड हमारे पास वो है ईश्वर प्रणिधान, यहाँ पे हम लोग सारी ईगो को सरेंडर करते हैं और एक अच्छे जीवन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो हम लोग भगवत गीता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या दिया योगा के बारे में भगवत गीता में। तो जो भगवत गीता हमारे पास उसमें 18 चैप्टर जो कि कहाँ मिलती है, भीष्म पर्व और महाभारत से मिलती है। अब इसके कुछ की प्रिंसिपल यानी कि जो योगा के बारे में क्या लिखा है भगवत गीता में, वो देख लेते। तो सबसे पहली चीज़ जो लिखी है वो है समातव योगा उच्यते। इसका मतलब क्या है, इक्विनिमिटी, यानी कि मेंटेनिंग बैलेंस इन सक्सेस एंड फेलियर्स, यानी कि हमें सक्सेस और फेलियर के बीच में जो बैलेंस मेंटेन करना है वो हमें ये पहला प्रिंसिपल बताता है, समतम योगा उच्यते। अब नेक्स्ट चीज़
योगा कर्मासु कौशलम, स्किल एंड एक्शन। यहाँ पे काम करने पे फोकस किया जाता है, ना कि रिजल्ट्स। आपने एक फेमस कोट सुना होगा कि करते चलो, फल की चिंता मत करो। तो वही हमें ये वाला जो है की प्रिंसिपल बताते हैं कि योगा कर्मासु कौशलम, यानी कि एक्शन स्किल में हमें कोई फालतू काम नहीं करना है, बस कर्म करते जाना है, फल की चिंता नहीं करनी। तो ये हमारे क्या था, भगवत गीता से जो हमने रिकॉल था वो देख लिया। अब हमारी इसी के साथ सेकंड यूनिट भी जो खत्म होती है, अब हम लोग थर्ड यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। तो जो थर्ड यूनिट है हमारे पास, योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग सब पढ़ लेना। सिर्फ 3 पेजेस में मैंने पूरा योगा का सिलेबस यहाँ पे लिख दिया, एकदम बहुत ही अच्छा और क्रिस्प तरीके से, जो आप डायरेक्टली एग्जाम में लिख के आ पाओ। तो इसमें जो योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन की योगा हम लोग हेल्थ के बेनिफिट्स के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है इसमें हमारे पास, वो है फर्स्ट एड एंड CPR। तो फर्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यहाँ पे हम लोग जीवन बचाने में फोकस करते हैं, और कंडीशन और बदतर ना हो जाए तो उसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं, यानी कि बचाते हैं। प्रिवेंट क्या करते हैं, वर्सनिंग, यानी कि कंडीशन और खराब ना हो जाए। प्रिवेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं रिकवरी को, कि जल्दी से जल्दी इंसान जो ठीक हो, और डर को कम करते हैं। तो फर्स्ट एड का मतलब यही है कि सबसे पहली बार जो कोई भी चीज़ हो, इसको हम लोग बचाने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट एड। अब इसमें फर्स्ट एड में ABCD प्रिंसिपल आता है। तो ABCD का प्रिंसिपल का मतलब है, A से है एयरवे, B से ब्रीथिंग, C से सर्कुलेशन, D से डिसेबिलिटी। तब इसका मतलब समझो, यानी कि सबसे पहले हम लोग चेक एयरवे, सांस चली कि नहीं, ब्रीथिंग सही से हो रही है कि नहीं, सर्कुलेशन सही हो रहा है कि नहीं, और क्या उस बंदे को कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। CPR का क्या मतलब है, तो CPR की फुल फॉर्म पहले तो याद कर लो कि CPR का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेनेशन। तब ये क्यों करते हैं, कब करते हैं, वो देखते हैं। तो ये ग्रेंट होता है, यानी कि सांस नहीं चलती, या फिर हार्ट जो हमारे सही से बीट नहीं करता है, फिर पंप नहीं करता है ब्लड, तो ब्लड ना पहुंचने की वजह से जो हमारा ब्रेन डैमेज ना हो जाए हॉस्पिटल जाने से पहले, उसके लिए हम लोग जो है CPR करते हैं। तो CPR अनट्रेंड भी कर सकते हैं, जिसको बोले जाता है हैंड्स ऑनली CPR, जिसमें हम लोग ऐसे एक के ऊपर एक हाथ को रख के जो है चेस्ट पे 100 कंप्रेशंस पर मिनट देते हैं। जिसमें आपने देखा होगा एक CPR टेक्निक ऐसे चेस्ट होता है, हम लोग ऐसे हैंड को फोल्ड करके उसके चेस्ट पे जो है कंप्रेशन देते हैं। कितने देना है हमें, 100 कंप्रेशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में आपको 100 बार कंप्रेशन देना है। अब ट्रेंड रेशियो क्या है, 30 कंप्रेशंस टू रेस्क्यू ब्रीथ्स, या डायरेक्ट MCQ में आ सकता है, तो याद कर लेना। देन AED मशीन क्या है, AED मशीन क्या करती है, इलेक्ट्रिक शॉक यूज़ करती है। कब, कार्डियक अरेस्ट, यानी कि जब हार्ट जो है काम करना सही से काम नहीं करता है, फिर काम करना बंद कर देता है, तो हम लोग फिर से कैसे उससे हार्ट को जो है वापस अपने उसमें लाएंगे, तो वो मशीन क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक्स की मदद से जो हार्ट को दोबारा शुरू करने में हमारी मदद करती है। कौन सी मशीन, AED मशीन। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मतलब हम लोग फालतू की जो चिंता करते हैं, वो कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। तो सबसे पहली बात, तो स्ट्रेस 2 तरह का होता है। सबसे पहला गुड स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस क्या करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमारी ही परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। जैसे कि आपको एग्जाम का स्ट्रेस है, अब आपको एग्जाम का स्ट्रेस है, तो आप एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो ये हमारे पास अच्छा स्ट्रेस आएगा, आपको मोटिवेट कर रहा है पढ़ने के लिए। अब एक होता है हमारे पास बुरा स्ट्रेस, जो हमें चिंता यानी कि एंग्जाइटी कॉज करता है, तो ये हमारी परफॉर्मेंस को उल्टा जो डिक्रीज कर देता है, और हमें हेल्थ इश्यूज भी हो जाता है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, आपका परफॉर्मेंस उल्टा गिरेगा। तो हमें गुड स्ट्रेस लेना चाहिए, मतलब हमें उससे मोटिवेट होना चाहिए, ना कि डीमोटिवेट। देन हमारे पास हम लोग स्ट्रेस को योगा से कैसे मैनेज करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आएगी आसन। आसन में सबसे पहले शवासन, तड़ासन। तो जो ये क्या है, यूनिवर्सल रिलैक्सेंस। आप किसी भी तरह के स्ट्रेस में हो, तो आप ये वाले कर सकते हो। तो यूनिवर्सल यानी कि हर सिचुएशन में जो है काम आते हैं। कुछ मतलब कुछ स्पेसिफिक में आते हैं, बट ये वाले जो है मोस्टली में काम आ जाते हैं। देन हमारे पास है प्राणायाम। प्राणायाम में से कहते हैं कि जो ब्रीथिंग हम लोग कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम यानी कि सांस लेने वाले जो योगा आएंगे वो, तो इसमें अनुलोम विलोम बहुत फेमस है, आपने सुना होगा अनुलोम विलोम वाला, तो वो इसमें आता है। देन हमारे पास ये यामा एंड नियम, जब हमने पीछे देखा था, यामा मोरल रूल्स, इसमें हम लोग पॉजिटिव डिसिप्लिन और एक अच्छा लाइफस्टाइल अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। टॉपिक है हमारे पास कि हम लोग डिजीज़ मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कोई बीमारी हो जाए तो हम लोग उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फिर उसमें क्या-क्या टर्म्स आएँगी वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहली है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। तो मोटापा मतलब एक्सेस फैट, जब हमारी बॉडी मसल्स के अलावा जो एक्सेस फैट, एक्सेस चर्बी जो हमारे शरीर में जो है उत्पन्न हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ओबेसिटी। अब क्यों होती है, इसके रीज़न क्या है? सबसे पहले ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने की वजह से इनएक्टिविटी, मतलब आप खा रहे हो बट कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हो, वॉक भी नहीं कर रहे हो, तो उससे जो है ओबेसिटी हो जाता है। मैं देखो कि बैंक वाले जो पूरे दिन एक जगह पे बैठे रहते हैं, इसलिए उनको क्या हो जाता है, वो मोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही होती है। नेक्स्ट इसमें आता है बैक पेन। तो बैक पेन क्या होता है, स्पाइनल, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें जो है स्टिफनेस यानी कि थोड़ी-सी सूजन आ जाती है, तो उसकी वजह से जो बैक पेन होता है। अब ये क्यों होता है, पुअर पोस्चर। हम लोग ऐसे सीधे नहीं बैठते, ऐसे बेंड होके पूरा झुक के नहीं बैठना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं पुअर पोस्चर, कि हम लोग अपना बैठने का ढंग या फिर ढंग जो है सही नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी कमर में दर्द होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास बीमारी आएगी इसमें, या फिर डिजीज़ आएगी, वो है अस्थमा। अस्थमा का मतलब होता है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, यहाँ पे सांस लेने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है। आपने देखा होगा जिनको अस्थमा होता है, वैसे एक पंप लेके यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग शॉर्ट में हाई बीपी भी बोल देते हैं। इसका रीज़न सबको पता है कि हाई बीपी कब हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, ज़्यादा नमक खाने से, है ना? देन है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस यानी कि जोड़ होते हैं हमारे जॉइंट, उनमें जो है सूजन आ जाती है, तो जॉइंट इन्फ्लेमेशन यानी कि किसी भी जोड़ों में हमारे सूजन आ जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अर्थराइटिस। अब इसके सिम्पटम्स क्या है, मॉर्निंग स्टिफनेस या स्वेलिंग, आपको उस जगह में जो थोड़ी सी स्वेलिंग लगेगी, और आपको लगेगी कि सही से वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि स्टिफ हो गया, अकड़ टाइप गया, तो वो किसकी कंडीशन में आएगी, अर्थराइटिस की। अब यूनिवर्सल योगिक टूर्स, जो अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल यानी कि हर जगह पे क्या काम आ सकते हैं, इनमें से कोई भी हो, हम लोग कौन से योगा से उनको ठीक कर सकते हैं, तो सबसे पहले आसन में आएगा यहाँ पे शवासन, तड़ासन। देन प्राणायाम, ब्रीथिंग कंट्रोल में भ्रामरी और अनुलोम विलोम।
तो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है वो है द 5 कोशास। अब कोशास का मतलब समझो, जैसे लेयर और कवरिंग को हम लोग बोलते हैं कोशास, तो कोशास का मतलब क्या है? लेयर। तो योगा क्या मानता है? तो योगा के अकॉर्डिंग इंसान बस एक मसल या बॉडी नहीं है, जो हमारी बॉडी है वो 5 लेयर से बनी है, यानी कि 5 कोशास से बनी है। अब जैसे प्याज में लेयर्स होते हैं, आपने देखा होगा प्याज काटते तो लेयर्स निकलते हैं, तो वैसे योगा के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी की भी 5 लेयर होती है। अब कौन-कौन सी होती है? सबसे बाहरी लेयर होती है हमारी बॉडी की योगा के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है अन्नमया कोशा। ये अन्नमया कोशा यानी कि अन्न, नाम से समझो, अन्न यानी कि खाना, फूड, है ना? तो अन्नमया कोशा यानी कि फिजिकल बॉडी, हमारी बाहरी बॉडी है, जो हमें बाहर से दिखती है, यानी कि बोन्स, हमारे मसल जो हमें बाहर से दिखते हैं, तो वो होता है हमारे पास अन्नमया कोशा, जो हमें बाहर से दिखती है। नेक्स्ट हमारे पास प्राणामय कोशा, यानी कि हमने बार-बार पिछली बार डिस्कस किया, प्राणामय का मतलब होता है सांस का कंट्रोल। तो यहाँ पे हमारी एनर्जी बॉडी हमारा सांस लेना, हमारा खून, रक्तचर्या, यानी कि जो हमारा खून बहता है हमारी पूरी बॉडी में, वो ऑक्सीजन फ्लो, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है सांस लेने के वजह से, तो वो हमारे पास किसमें आएगा? प्राणामय कोशा में। देन हमारे पास है मनोमय कोशा। अब मनोमय कोशा का क्या मतलब है? मन, नाम से समझो, मन मतलब हो गया माइंड, तो उसमें हमारी मेंटल बॉडी की बात हो रही है, यानी कि हमारे विचार कैसे, हम क्या सोचते हैं, तो उस वाली लेयर को बोलेंगे हम लोग मनो